हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग के लिए डे 2 है आज। तो आज भी मैं आपको 2 पज़ल कराऊंगा, मतलब एक पज़ल और एक सीटिंग अरेंजमेंट। ये भी मेंस लेवल की होने वाली है, जैसे आरआरबी पीओ मेंस में आती है या फिर और किसी भी मेंस एग्जाम में आ सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपने फोकस करना है कंसेप्ट पे, अप्रोच पे, और उसके बाद किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर, और क्या क्या गलतियाँ आप करते हो वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊँगा जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं, इन अ बिल्डिंग 3 फ्लोर्स 1 to 3 बॉटम टू टॉप, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स 1 and 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको बना लेते हैं हम। अब मुझे नहीं पता कितने केस बनेंगे, तो मैं एटलीस्ट 2 तो बना ही लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनमें हम फिल करेंगे जो भी डायरेक्ट फिल होगा। अब देखते हैं, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स हो गया ये। एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज़ 9072। तो यहाँ साइड में लिख लिया, एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज़ 9072। अब each flat has a different number of rooms and none of the flats has the same number of rooms. Each flat has different rooms. किसी भी फ्लैट में जो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो दूसरे फ्लैट के सेम नहीं है, हर फ्लैट में नंबर ऑफ़ रूम्स अलग अलग हैं। अब आगे देखते हैं, एरिया ऑफ ईच रूम इज़ इक्वल एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल इन द सेम फ्लैट। मतलब अगर एक फ्लैट में 10 रूम्स हैं तो 10 के 10 रूम्स का एरिया सेम होगा। एंड ये जो एरिया है ये एक इंटीजर है, ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, तो ये एक इंटीजर होगा। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स इन ईच फ्लैट इज़ नॉट लेस देन 3। मतलब हर फ्लैट में नंबर ऑफ़ रूम्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मिनिमम 3 होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम अभी बताया नहीं है। नंबर ऑफ़ रूम्स इन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर 2, नंबर ऑफ़ रूम्स इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ़ रूम्स इन फ्लैट 2 ऑन द सेम फ्लोर। मतलब अगर फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2 में x रूम्स है तो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 में x+2 रूम्स होंगे। ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, यही स्टेटमेंट बताती है। इसके बाद पढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स इन एनी फ्लैट इज़ नॉट मोर देन 16। तो यहाँ पे था नंबर ऑफ़ रूम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 16 है। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 1 इज़ 15। तो फ्लोर 1 पे जितने भी रूम्स हैं टोटल ऐड करके 15 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एरिया ऑफ ईच रूम इन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर नंबर 3, ईच रूम इन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर 3 इज़ 1296। तो इसमें जितने भी रूम हैं उसमें हर रूम का एरिया 1296 मीटर स्क्वायर है। अब हमें ये पता है कि 1296 मीटर स्क्वायर है और टोटल एरिया ऑफ अ फ्लैट इज़ 9072। तो हम 9072 बाय 1296 जब करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 7। तो मतलब फ्लैट नंबर 1 और फ्लोर 3 का जो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो 7 आ जाएगा। ये हमें एटलीस्ट एक फ्लैट का पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ़ रूम्स हैं। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स इन फ्लैट 2 ऑन फ्लोर 3 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3, अब यहाँ पे जो भी रूम्स आएंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो नंबर ऑफ़ रूम्स आएंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? अब हमें 3 और 16 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं। तो 4, 9 और 16 ये 3 नंबर बनते हैं। आगे क्या है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ़ रूम्स बिटवीन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर 1, मतलब ये वाला फ्लैट, एंड फ्लैट 2 ऑन फ्लोर 3, मतलब ये वाला फ्लैट, इज़ 3। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको मैं p लिख लेता हूँ, यहाँ जो नंबर आएगा इसको q लिख लेता हूँ, और डिफरेंस p माइनस q है 3, या फिर q माइनस p भी 3 हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से फ्लैट में ज़्यादा रूम्स हैं। बट अगर ये p है ये q है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इसके बाद नंबर ऑफ़ रूम्स इन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर नंबर 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्लैट 1
ऑन फ्लोर 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब x+2 जो ये था इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप इसको जो मैं डिनोट कर रहा हूँ XAPQ, इनसे ज़्यादा डरना मत, जो मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो, आपको पूरा क्वेश्चन ईजिली समझ आएगा। हमने सारी वो चीज़ें लिखी हैं जो स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई है बस। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स ऑन एनी फ्लोर इज़ नीदर मोर देन 25 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 7। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स इज़ टोटल रूम्स ऑन अ फ्लोर is less than equal to 25 and is not a multiple of 7। ये बोलिए लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो हमने अभी पीछे परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ लिखी थी इसको देख लेते हैं। ये हमने पूरी पजल पढ़ ली, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इनसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें फ्लोर नंबर 3 में फ्लैट 1 का तो पता है कि 7 रूम्स हैं, लेकिन हमें ये भी पता लग गया कि जो फ्लैट 2 है ऑन फ्लोर 3, ये वाला फ्लैट, इसमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा जो भी आएगा। और 3 पॉसिबिलिटी निकाली थी हमने, 4, 9 एंड 16। अब क्योंकि 4, 9 और 16 है तो हम तीनों के केस में एक बार एरिया निकालते हैं कि क्या आएगा। अगर 4 रूम्स हैं, मान लेते हैं हम 4 रूम्स हैं इन फ्लैट 2 फ्लोर 3। ठीक है, फ्लैट 2 और फ्लोर 3 की बात हो रही है, मान लेते हैं 4 रूम्स हैं, तो एरिया क्या आएगा 9072/4, ये आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 2, 2, 6, 8, ये आ जाएगा 2268 एक रूम का एरिया। अगर हम 9 रूम्स लेते हैं तो कितना एरिया आता है, 9072/9 करा अगर हमने तो 1008। और अगर हमने 16 रूम्स लिए तो 9072/16 तो 567, ये आ जाएगा हमारे पास 16 रूम के केस में एरिया पर रूम। अब हम एक बार देख लेते हैं फ्लोर नंबर 2। फ्लोर 2 की बात करते हैं दोनों फ्लैट्स की। तो हमें ये पता है कि फ्लैट 2 जो है उसमें x है, तो फ्लैट 1 में x+2 रूम्स हैं। तो एक बार हम कोशिश करते हैं लिखने की कि कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले 10 तक देखते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3 है। अगर x की वैल्यू 3 हुई तो x+2 की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो उस हिसाब से 9072 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो एरिया पर रूम आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो भी एरिया पर रूम जो आएगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। 3 से करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन जब 5 से डिवाइड करेंगे 9072 को तो इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब 5 रूम्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो 5 एलिमिनेट हो गया। और क्योंकि 5 नहीं हो सकता तो 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि x है तो x+2 भी तो है, तो इसलिए 3 भी एलिमिनेट हो गया। अब 4 से करके देखते हैं। 4 से जब हम करेंगे तो हमने देखा था 2262 आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2262 आएगा एरिया पर रूम, ये एक इंटीजर है। उसके बाद 4+2 अगर हमने करा x+2 की फॉर्म में करके, तो 6 से अगर हमने डिवाइड करा तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 9072 को तो हमारे पास आ जाएगा 1512। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई 4 और 6, यहाँ पे हमने लिख लिया 4 और 6 एक पॉसिबिलिटी हो गई x एंड x+2 की वैल्यू की। इसके बाद हम देखते हैं जब हमने 6 से करा तो अब 8 से भी देख लेते हैं, ताकि x अगर हमने 6 लिया तो 8x+2 हो जाएगा। तो 8 से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं 9072/8 1134 1134 आ गया। तो ये भी इंटीजर है, तो यानी कि 6 और 8 भी एक पॉसिबिलिटी है। अब देख लेते हैं कि 7 से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 9072 डिवाइड बाय 7 करके देखते हैं, 1296। तो 7 से भी बन रहा है, इंटीजर आ रहा है 1296। और क्योंकि 7 से इंटीजर आ रहा है और 9 से भी इंटीजर आ रहा है, यहाँ हमने देखा था 1008, तो 7 और 9 भी एक पॉसिबिलिटी हो गई। फ्लोर 3 फ्लैट 1 में ऑलरेडी 7 रूम्स हैं, तो 7 रूम्स और किसी भी फ्लैट में नहीं हो सकते, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा 4, 6 एंड 6, 8। अब हमारे पास ये कंडीशन भी गिवन थी कि रूम ऑन अ फ्लोर, जो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो 25 से कम होना चाहिए और 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि क्या इस कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि 6 + 8 14 हो जाएगा एंड 7 का मल्टीपल है, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास 4 और 6 जो बचा यही हमारे पास आएगा इन प्लेस ऑफ x एंड x + 2। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। x हो जाएगा 4 एंड x + 2 हो जाएगा 6। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। 4 हमारे पास ऑलरेडी आ गया, 6 हमारे पास ऑलरेडी आ गया। हमें p की वैल्यू भी चाहिए थी, और p हमने देखा था कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर की हमने 3 पॉसिबिलिटी लिखी थी, 4, 9 एंड 16। तो 4 हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो 4 नहीं हो सकता। अब या तो 9 हो सकता है या 16 हो सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बच गई फॉर p। ठीक है, p एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 एंड 16 में से ही आंसर होना चाहिए। अब हम एक बार 9 लेते हैं। अगर हमने 9 लिया तो q की वैल्यू क्या हो सकती है? q की वैल्यू हो सकती है 6 या फिर 12, क्योंकि -3 का डिफरेंस है। और अगर हमने 16 लिया तो q की वैल्यू हो सकती है 19 या फिर 13। अब दोनों केसेस में करके देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फ्लोर 1 में टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स जो हैं वो 15 है, और मिनिमम एक फ़्लैट में 3 रूम होने ही चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस फ्लैट में मिनिमम 3 रूम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो q की वैल्यू मिनिमम 12 होनी चाहिए 15 पूरे करने के लिए। अगर इसमें 12 होनी चाहिए तो 12 यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन 6 पॉसिबल है क्या? 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट नंबर 1 फ्लोर 2 में 6 यूज़ हो चुका, तो इसलिए 6 कैंसिल हो गया। तो 9 एंड 12 पॉसिबिलिटी बची, 9 p के लिए एंड 12 q के लिए। दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर 16 लिया हमने p, तो q 19 एंड 13। अब q हमने 19 रखा, टोटल सम तो 15 था, और q हमने 13 रखा, तो टोटल सम 15 था, लेकिन मिनिमम यहाँ 3 चाहिए ही चाहिए, तो 13 भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि p जो है यहाँ पे 9 आएगा, 9 रूम्स है, और जो q है हमारे पास यहाँ पे वो आएगा 12 रूम्स। और q की टोटल 15 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये हमारे पास पूरा अरेंजमेंट बन गया। तीनों फ्लोर के दोनों फ्लैट्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ रूम्स आ गए। तो इसमें हमें सेकंड पॉसिबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने जो साइड में लिखा था उसके हिसाब से सारा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मेरे को आपको समझाना था कि किस तरह से करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये करने बैठोगे ना, तो इसमें से जो चीज़ें आप लिखोगे वो आपको समझ ही नहीं आएंगी कि बाद में कि क्या लिखा था, और समझ आएंगी भी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिस तरह से मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, आपको एग्जैक्टली ऐसे अप्लाई करनी है चीज़ें। सारी चीज़ें साइड में लिखना, मेरे को समझाना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें लिखी और फिर मिटाई। लेकिन आप एक पेपर पे सारी चीज़ लिखना, उसके बाद उसको पढ़ के जब करोगे तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, उसकी जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उनको लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ सारी पॉसिबिलिटी लिखी थी। 9-16 के केस में 2 पॉसिबिलिटी बनती थी, दोनों के केस में फिर 2 पॉसिबिलिटी अंदर बनती थी, मैंने वो भी लिखी। तो इस तरह से करना है आपको, तभी आपका क्वेश्चन एक ही बार में बिल्कुल ठीक सॉल्व होगा। अगर आप इसको खुद करते तो ये 7 से 8 मिनट लगते हैं इस पज़ल को सॉल्व करने में, इतना ही टाइम लगता है, और ये मेंस लेवल की पज़ल है। तो ऐसी पज़ल में आप 7-8 मिनट लगा के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 3 rows 1, 2 and 3 सच दैट रो 2 इज़ इन द नॉर्थ ऑफ रो 3 एंड रो 1 इज़ इन द नॉर्थ ऑफ रो 2। तो ये ऐसे हो गया, रो 2, रो 3 एंड रो 1। ठीक है। अब 6 पर्सन सिटिंग इन ईच रो फेसिंग नॉर्थ। तो हर रो में 6 लोग बैठे हैं और सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो हम बना लेते हैं 6 लोग। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो 2 बना लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि मेंस की पज़ल है तो ऐसा तो है नहीं कि एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाएगा पूरा। द पर्सन आर फ्रॉम I to Z अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है। M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो हमें क्या बता दिया? M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो अब लेफ़्ट साइड से सेकंड नहीं हो सकता वो, तो राइट से ही सेकंड होगा, तो ये एक्सट्रीम एंड हो गया। अब ये 4 लोग आ गए, तो 6 लोग टोटल थे। ये लाइन आ जाएगी एग्जैक्टली हम जब इसमें फ़िट करेंगे। तो अब ये फ़िट करने के भी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, रो 1 भी, रो 2 भी, रो 3 भी। तो 3 केस बना लेते हैं ताकि हम तीनों में एक ही बार फ़िट कर दें। तो रो 1 में इसको फ़िट करते हैं M एंड O। सेकंड पॉसिबिलिटी में रो 2 में फ़िट करते हैं M एंड O। और थर्ड पॉसिबिलिटी बना लेते हैं
एम एंड ओ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन पूरी बन गई। अब देखते हैं, के सिट्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओ है, और इस केस में तो नॉर्थ ईस्ट हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया, दो ही बच गए हमारे पास। के सिट्स नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट ओ का यहाँ पे सिर्फ ये हो सकता है, और इस केस में नॉर्थ ईस्ट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसकी दो कंडीशन बन गई। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसी को ठीक कर लेते हैं। एम ओ, एक हमने के यहाँ बना दिया और सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, तो तीन कंडीशन आ गई हमारे पास फिर से। अब देखते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम इज सेम एज नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। तो लेफ्ट ऑफ एम इज इक्वल टू राइट ऑफ टी। एम के लेफ्ट में दो लोग हैं, तो टी के राइट में दो लोग होने चाहिए, तो टी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो टी हमारे पास तीनों रोज़ में से कहीं भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन हमें ये पता है कि टी के राइट में दो लोग बैठे हैं। अब आगे देखते हैं, टी नीदर सिट्स इन द सेम रो ऑफ एम नॉर के। तो टी इस रो में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, टी आएगा सेकेंड रो में फर्स्ट पॉसिबिलिटी के केस में। तो टी और दो लोग, यहाँ पे टी राइट साइड पे दो लोग एंड टी राइट साइड पे दो लोग, ये टी भी हमने फिट कर दिया। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ऐसे बनेगा ये, और राइट साइड पे दो खाली, तो वाई एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा किसी भी केस में, और दो लोग छोड़ के पी आएगा। तो क्या यहाँ पॉसिबल है? हाँ, यहाँ फर्स्ट में पॉसिबल है, सेकंड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे टी है, थर्ड में पॉसिबल है, हाँ यहाँ पॉसिबल है, इसमें भी फर्स्ट में पॉसिबल है, सेकंड में पॉसिबल है, थर्ड में पॉसिबल नहीं है, इसमें भी फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, सेकंड में है और थर्ड में है। अब देखते हैं, क्योंकि हमें सर्टेन है इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे, साइड में लिख लिया हमने। अब यहाँ है पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, क्योंकि पी ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है तो ये केस भी कैंसिल हो गया, इसमें ये कैंसिल हो गया, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वाई दो लोग छोड़ के पी यहाँ पे आएगा, वाई पी एंड वाई पी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड के इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। तो वाई के इज इक्वल टू क्यू एस, वाई के बीच चार लोग हैं तो क्यू एस के बीच भी चार लोग होंगे, क्यू एस, और ऐसे भी हो सकता है एस लेफ्ट में हो और क्यू राइट में हो, तो इसलिए ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कहीं भी आ सकता है ये। अब आगे देखते हैं, Z सिट्स नॉर्थ ऑफ Q एंड इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ R। तो अगर हमने Q S ऐसे बनाया तो Z सिट्स नॉर्थ ऑफ Q। अब हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने, अब Q एंड S यहाँ पे आ सकता है और रो 2 में भी आ सकता है, तो अगर हमने ये कर दिया, अगर हमने रो 2 में Q पुट करा तो Z उसके नॉर्थ में नहीं आ सकता क्योंकि नॉर्थ में Y है ऑलरेडी, तो Q खाली रो 3 में आ सकता है फर्स्ट कंडीशन में। Q एंड S, Z सिट्स नॉर्थ ऑफ Q एंड इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ R, और Z जो है इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ R है, तो R यहाँ आ जाएगा। सेकंड केस में देखते हैं, Z सिट्स नॉर्थ ऑफ Q, यहाँ QS एंड इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ R, ठीक है। एंड थर्ड केस में QZ R यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट बोला है तो इसलिए R यहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आ सकता R, और S यहाँ आ जाएगा। तो QS वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि QS ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया। अब इसको ऐसे पुट करके देखो, S और फिर Q, S लेफ्ट में और Q राइट में, तो अगर अब मैं करके दिखा देता हूँ, S अगर यहाँ आप पुट करोगे और Q यहाँ पुट करोगे तो Q के नॉर्थ में Z तो आ जाएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट करने के लिए R इसके राइट पे होना चाहिए और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए Q हमें लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, N सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, N सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, ठीक है। जो कंडीशन हमारी ऑलरेडी हो गई सॉल्व, आप अपने पेपर में उसको टिक कर लेना। W सिट्स नॉर्थ ऑफ V, तो N-V यहाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर फर्स्ट रो में N और V आ गए तो W उसके नॉर्थ में नहीं पॉसिबल, तो इसीलिए N-V एंड W यहाँ पे। सेकंड केस में N-V रो 2 में नहीं आ सकता क्योंकि V के ऊपर P है ऑलरेडी, यहाँ V करेंगे तो P ऑलरेडी है, तो W नहीं आ पाएगा, इसीलिए N-V की यही पॉसिबिलिटी बचेगी और W आ जाएगा नॉर्थ ऑफ V, यहाँ W आ गया। और थर्ड केस में ये पॉसिबिलिटी बचेगी, N-V और W यहाँ पे। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड K इज़ 1 लेस देन नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग बिटवीन Z एंड U। तो R एंड K के बीच जितने लोग हैं वो Z एंड U से एक कम है,
Z हमें पता है ये रहा, लेकिन U नहीं पता हमें, U हमारे पास अभी फिक्स नहीं है। L सिट्स नॉर्थ ऑफ J, L सिट्स नॉर्थ ऑफ J, अगर J यहाँ पुट करा तो L ऊपर नहीं आ सकता, तो इसलिए J खाली यहाँ आएगा और L यहाँ आएगा, J L, और थर्ड केस में J एंड L, ये हो गया। K और R हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड है इसमें, और K और R की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड K इज़ 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Z एंड U। तो R एंड K सेम लाइन में होने चाहिए ना उसके हिसाब से, तो इसमें तो R एंड K अलग अलग लाइन में, ये फर्स्ट केस ही कैंसिल हो गया। सेकंड केस में R एंड K अलग अलग लाइन में, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड केस में R और K जो है वो सेम लाइन में, तो R और K के बीच 3 लोग हैं यहाँ पे, और उसने बोला है कि Z एंड U के बीच जितने लोग हैं वो ज़्यादा हैं R एंड K के बीच जितने लोग हैं उनसे। तो R एंड K के बीच 3 लोग हैं, तो Z एंड U, अगर U यहाँ लिखा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए U यहाँ आएगा, U यहाँ आ गया। एंड हमारे पास J एंड L भी सेट हो गया। लास्ट में क्या बच गया, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड W इज़ 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड I। तो आप देख सकते हैं L एंड W के बीच 2 लोग हैं और S, और अगर हम I यहाँ लिखेंगे तो S एंड I के बीच 1 हो जाएगा, तो ये भी ठीक हो गया। और जो एक अल्फ़ाबेट बच गया, X बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अगर आप खुद से करेंगे ना तो इसमें 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं बनी, 3 पॉसिबिलिटी में हो गया, एंड कोई वेरिएबल भी नहीं था, डायरेक्ट था एकदम, और सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपको भी यही करना है, सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी थी वैसे लिखते जाना है। उसके बाद जो चीज़ आप यूज़ करते जाओगे उसको टिक कर देना, जो पूरी तरह यूज़ ना हो या बच जाए उसको टिक मत करना, ताकि वो बाद में देख पाओ। जैसे मैंने आपको सिखाया है, अप्रोच पे ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इस अप्रोच को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।